CSES Tejas Katarian with lots of energy. Let me start with this very interesting topic that is bailment and pledge. आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैंने आउट ऑफ 9 मैंने 8 यूनिट्स ऑलरेडी उस पूरे 8 यूनिट्स का पूरा रिवीजन सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाले लिंक से आप लोग देख लेना। पूरे 8 यूनिट्स वहां पे है, बट मैंने 8 यूनिट नहीं डाला था क्योंकि एक स्पेशली मुझे रिकॉर्ड करना था। एक तो क्योंकि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से वैसे ही बच्चों को डर लगता है, तो मुझे थोड़ा सा उसको फोकस कर करके हैंड रिटन नोट्स और पूरा एक्सप्लेनेशन और कहाँ से कितना कैसे आपको करना है, जबकि ये बहुत इजी यूनिट है बट फिर भी बच्चों को डर लगता है। तो 7 8 9 यूनिट से बहुत वैसे ही थोड़ा सा रहता है बच्चों का अलग रिलेशन, तो मैंने सोचा अलग वीडियो बनाएंगे। और ये वाला अलग वीडियो सिर्फ आपको फोकस करने के लिए 8 यूनिट के लिए, बाकी सारे के सारे मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, वहां से देख लेना। इसके साथ साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल गए होंगे। यूनिट 4 5 6 7 8 9 सबके मैंने डाले हुए हैंड रिटन नोट्स, वहां से ले लेना, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो 7th यूनिट है 9th यूनिट है उसको थोड़ा सा केयरफुली करना, स्पेशली 9th यूनिट, बिकॉज इस बार पॉसिबल है कि 9th यूनिट पे क्वेश्चंस आए, और यहाँ पर भी कौन से अलग क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं वो भी मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन बताऊंगी। इसके साथ साथ मैंने कंपनीज एक्ट का भी वन शॉट डाला है, मैंने एलएलपी का भी डाला है, फर्स्ट चैप्टर का भी डाला है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे अब रिक्वेस्ट किया है, उनको चाहिए सोगा का, एंड उसके बाद सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए उनको चाहिए। तो जो रिक्वेस्ट आपने किया है मेरे तक पहुंचा है। मैं जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी वैसे वैसे मैं वीडियोस डालती जाऊंगी, आपके एग्जाम से पहले आ जाएगा, डोंट वरी, एक दिन पहले डाल दूंगी और आप लोग वो देख के फिर जाना। और अगर आपको और कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी कॉन्सेप्ट में कि मैम ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप बताओ कहाँ से कैसे करें, तो मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी बताया बट फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ, जिन जिन को प्रॉब्लम है वो लोग मुझे कहाँ कहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एक तो आप यूट्यूब के कमेंट, कोई भी वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं खुद देखती हूँ, मैं खुद रिवर्ट बैक करूंगी। दूसरा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ये व्हाट्सएप पे, बट ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज किया जाएगा, मैं कॉल्स नहीं उठाऊंगी। तो सिर्फ मैसेज डाल देना इन नंबर्स पे, या फिर इंस्टा पे मैसेज डाल देना कटारिया.तेजल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर और एक आईडी है CSES तेजल कटारिया का, वहां पे आप डाल देना। आप लोगों को वहां से आप लोग मुझे मैसेज डाल सकते हो, या तो फिर टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, बट ग्रुप पे आप मैसेज नहीं डाल सकते बिकॉज वहां पे सिर्फ एडमिन को परमिशन है, तो वहां पे आप लोग नहीं डाल पाओगे। बट ये जगह है जहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ मैं स्टार्ट करती हूँ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो समझ लो बेलमेंट एंड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक मिनट लेट मी जस्ट, हाँ ठीक है चलो। बेलमेंट एंड प्लेज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेलमेंट पे एंड देन प्लेज पे। सेक्शन कितने इन्वॉल्व है मैंने सेक्शन का आपको बोला है कि याद ट्राई करो कि आप को याद रहे, ठीक है। सेक्शन कितने इन्वॉल्व है, 148 से लेके 181 इतने सेक्शंस इन्वॉल्व है बेलमेंट एंड प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 148। तो सबसे पहला कौन सा वर्ड है, बेलमेंट। बेलमेंट ये वर्ड कहाँ से आया है, बेलमेंट वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड से बेलियर, टू डिलीवर इसका मतलब होता है। अब ये बेलमेंट का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, देखो बेलमेंट का डेफिनेशन है, वेर मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है, दिख रहा है तुमको, ये वाला नंबर 1 2 3 4 5, उसी हिसाब से आपको डेफिनेशन को समझना है और रीड करना है। कैसे है, सबसे पहला डिलीवरी ऑफ गुड्स, बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, बाय वन पर्सन, बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये सेलोटेप है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये गुड्स है। अब गुड्स मतलब क्या है, गुड्स को मैंने हाईलाइट किया, क्यों किया, बिकॉज गुड्स का डेफिनेशन कहाँ लिखा है, गुड्स का डेफिनेशन लिखा है सोगा के सेक्शन नंबर याद है क्या, सोगा के सेक्शन नंबर, डेफिनेशन है, डेफिनेशन सारे सेक्शन 2 में होते हैं। और मैंने बताया था तुमको क्लॉज कैसे याद करो, धोनी का नंबर तो 7, ठीक है, धोनी रोनाल्डो जो भी आपको याद करना है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से जो गुड्स है वो गुड्स की हम लोग बात करेंगे। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बाय वन पर्सन, जो वन पर्सन है वो कौन है रे, उसको बोला जाता है बेलर, बेलर जो गुड्स को डिलीवर करता है। अनदर पर्सन का मतलब कौन है, बेली, बाइली नहीं बोलने का, बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं क्यों बेली की जगह पे बाइली बोलते हैं उसको, तो बेली है बाइली नहीं है। तो बेली डनी की क्या होता है, टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको भी गुड्स आप देंगे उसे बोला जाएगा, जिसको भी आप गुड्स देंगे वो होगा बेली, और जो गुड्स देगा उसे बोला जाएगा बेलर। तो वेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, याद करना डेफिनेशन, वेयर द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कोई सब पर्पस से हम लोग गुड्स दे रहे हैं,
अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पर्पज इज सो अकम्प्लिश्ड, पर्पज पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, दैट द गुड शैल बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। ये जो पर्सन डिलीवरिंग देम है मतलब कौन है रे, बेलर है, ठीक है। मैं बेलर को ओ आर लिखती हूँ, बेली को डबल ई लिखती हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखते बैठूंगी, शॉर्ट फॉर्म समझ लेना। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाएगा या तो तुम रिटर्न कर दो या डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या है, डिस्पोज मतलब कुछ भी का मतलब क्या है, उसको वो जो भी गुड्स है उसको ठिकाने लगाना, बेसिकली ठिकाने कैसे लगाएंगे, या तो आप गुड्स को बेचो, या गुड्स को आग लगा दो, गुड्स को किसी और एजेंट के पास दे दो, किसी और कस्टमर को दे दो, या जो भी डायरेक्शन बेलर बताएगा, स्क्रैप में फेंक दो, या मतलब कचरे में डाल दो, कूड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसका पूरा कचरा करके फेंक दो, कैसे भी करो, जैसे भी बेली इंस्ट्रक्ट करेगा आपने बस उसको डिस्पोज ऑफ वैसे करना है। तो वेर डेफिनेशन, एक बार सेक्शन नंबर 148 में डेफिनेशन दिया बेलमेंट का, क्या दिया हुआ है, वेर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी कर रहे हैं किस बात की, गुड्स की डिलीवरी हो रही है, बाकी और किसी चीज की डिलीवरी नहीं कर रहे हम लोग बात। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन दैट इज बेलर टू अनदर, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, कोई पर्पस से हम लोग कर रहे हैं, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, where the purpose is so accomplished, where the purpose is so accomplished the good shall be returned, या तो गुड्स को रिटर्न कर दो या तो फिर डिस्पोज ऑफ कर दो। कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड द गुड्स। क्लियर है क्या, पर्सन डिलीवरिंग देम, डेफिनेशन क्लियर हुआ। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 148 में डेफिनेशन लिखा है। उसके बाद बात करते हैं इसेंशियल्स पर। इसेंशियल्स में क्या क्या लिखा है, देखो इसेंशियल्स में सबसे पहला है कि गुड्स का जो भी इसेंशियल्स में सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला आपका जो भी बेलमेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एंड प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड तो हो ही सकता है, अलॉन्ग विद दैट एक आपका पॉइंट आता है इसेंशियल्स में, पर्पस। तो पर्पस भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड है, पर्पस भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड है। तो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा बोला गया है, आपको याद है क्या, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट, ग्रेचुइटियस बेलमेंट, ऐसे दो दो हिस्सों में बेलमेंट को डिवाइड किया है। अगर आपको याद होगा सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट देखा था, ग्रेचुइटियस बेलमेंट, यानी कि क्या, ग्रेचुइटियस बेलमेंट का मतलब होता है जहां पे सामने वाले को आप लोग बिना बिना कुछ कंसिडरेशन लिए आप लोग कोई गुड्स ट्रांसफर करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने आपके पास जो गाड़ी है वो आपके दोस्त को दी, क्योंकि उसको किसी को घुमाने लेके जाना था, मतलब मैं बात कर रही हूँ कि उसको घुमाने के लिए, मम्मी को घुमाने के लिए लेके जाना था, मम्मी को मंदिर लेके जाना था, इसीलिए आपने उसको गाड़ी दी। आप लोग कुछ और मत सोचना, मैं उसके मम्मी की बात कर रही हूँ, आपके दोस्त के मम्मी की। तो दोस्त के मम्मी को आपने गाड़ी दी है, वो क्या कर रहा है, वो घुमाने के लिए लेके जा रहा है। आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आप बदले में पैसा मांगोगे क्या, नहीं मांगोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला होगा कि हम बोलेंगे बस भाई पेट्रोल भरा के दे देना, तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं मांगेंगे, ऐसा आई अज्यूम, जो कि आई ओनली अज्यूम ओनली बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये एजम्पशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा अब। बट ठीक है कि आपने आपके दोस्त को गाड़ी दी है, वो जाके अपना पर्पस फॉर सम पर्पस दी है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है आपका, गाड़ी, डिलीवरी कर दिया आपने फ्रॉम वन पर्सन, यानी कि आप, आपके दोस्त इज अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, पर्पस क्या है, मम्मी को लेके जाना है मंदिर, कौन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट आफ्टर इट्स कंप्लीशमेंट, मतलब पर्पस कंप्लीट हो चुका है, या तो वो आपको रिटर्न कर देगा, या तो फिर वो आप क्या बोलोगे कि यार एक काम करते, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मेरे घर पे ड्रॉप करके चले जाना, तो डिस्पोज ऑफ। तो आपको क्लियर हुआ क्या डेफिनेशन। तो इसी हिसाब से कंसिडरेशन कहाँ पे जरूरी, यहाँ पे जरूरी नहीं है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्शन है कि बेलमेंट बिना कंसिडरेशन का भी हो सकता है, ये वन ऑफ द इसेंशियल है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिलीवरी का मतलब क्या है, इन्वॉल्व फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब क्या है, डिलीवरी ओनली ऑफ मूवेबल गुड्स एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इमूवेबल गुड्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मॉर्गेज। दूसरी बात, मूवेबल जो गुड्स का डेफिनेशन है वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि हम लोग सिर्फ मूवेबल चीजों की ही बात करेंगे गुड्स में, अदर देन दैट नहीं बात करेंगे, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। डिलीवरी के टाइप्स कौन से हैं, एक है एक्चुअल, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, तीसरा है सिंबॉलिक ऑल्सो, जो वहां पे दिया हुआ है। तो सिंबॉलिक मतलब क्या, कार की चाबी दी, अब कार अगर सर्विसिंग के लिए या वॉशिंग के लिए कोई आता है तो क्या कार उसकी छाती पे रख दोगे क्या, नहीं, आप क्या दोगे, उसको चाबी दोगे, दैट इज नथिंग बट व्हाट, सिंबॉलिक डिलीवरी। दूसरा एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, मतलब क्या गुड्स है उनको एक्चुअल में आपने क्या कर दिया,
सामने वाले को हैंड ओवर कर दिया। एंड तीसरा होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब वो गोडाउन वाला केस याद है आपको कि गुड्स, सपोज गुड्स है एक्स के और एक्स ने वाई को बेच दिया गुड्स, ठीक है, एक्स ने क्या किया, वाई को बेचा है। अब एक्स ने जो गुड्स रखे थे वो वेयर हाउस में रखे थे, कोल्ड स्टोरेज वाले वेयर हाउस में रखे थे। फिर वो जो वेयर हाउस का जो गोडाउन का जो मेन मालिक था उसको कॉल करके बता दिया, भाई देख वाई को गुड्स मैंने बेच दिए, तो अब तू वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तेरा जो भी है गुड्स जो भी है किसका राइट है, वाई का है। तो वो गोडाउन का जो भी मालिक होता है वो क्या करता है, वो कॉल करता है वाई को, बोलता है गुड्स मेरे पास है, मैंने संभाल के रखी है। दैट इज नथिंग बट व्हाट, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ऑन बिहाफ ऑफ वाई वो गुड्स अपने पास रख रहा है, देन दैट मींस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये क्लियर है क्या? अब सेक्शन नंबर 149 एक्चुअली किसके बारे में है कि एक्चुअल में डिलीवरी होगा कैसे, ठीक है, डिलीवरी हाउ मेड, ऐसा एक सेक्शन है सेक्शन 149, मतलब डिलीवरी कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल हो सकता है। तो वहां पे उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, doing anything that has the effect of putting the goods in the possession of the bailey or any other authorized person। हमारे एग्जाम्पल में कौन था any other authorized person, वेयर हाउस कीपर का जो मेन मालिक था वो, या फिर अगर बेली यानी कि खुद आपने चाबी दे दी सामने वाले को तो बेली। तो किसी के भी हाथ में आप पोजीशन दे दिया मतलब आपने क्या किया है, आपने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दिया, तो बेली या तो फिर किसको, ऑथोराइज पर्सन को, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पोजीशन ऑल्सो। पोजीशन कैसा होगा, एक्चुअल भी हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ये और एक इसेंशियल है, ठीक है। पोजीशन भी एक्चुअल हो सकता है, इसलिए मैंने एरो ऐसा ड्रॉ किया है, या तो एक्चुअल या तो कंस्ट्रक्टिव। ना पोजीशन का मतलब, पोजीशन को लेके 3 पॉइंट्स है जिस पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि कोई यूजुअली वन शॉट में या रिवीजन सेशन में इस पर फोकस नहीं करता है, और ये थोड़ा अलग पॉइंट है, तो अगेन इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, अलग पॉइंट पे ही आपको बचाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लो क्या लिखा हुआ है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, मतलब एक से दूसरे के पास आपने क्या किया, गुड्स दे दिए, डिलीवर कर दिए, राइट। तो चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट मीन कि आपने ओनरशिप दे दी उसको, करेक्ट। चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट मीन ओनर चेंज ऑफ ओनरशिप, पहले तो ये लाइन याद रखना। दूसरा, जब भी कभी आप बैंक में पैसे देने के लिए जाते हो, ठीक है, पैसे डिपॉजिट करने के लिए गए, पैसे डिपॉजिट किए, जब आप लोग वो करेंसी नोट्स देखोगे, जब वो करेंसी नोट्स आप लोगों ने डिलीवर किए हैं किसको, बैंक मैनेजर को, तो होगा क्या, कैशियर को वो पैसे देने के बाद जब भी आप लोग, इट इज एज गुड एज आपका पैसा है जो आपने किसी और को दिया है संभालने के लिए, बाद में जब भी आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, आपको जब चाहिए होगा आप विड्रॉ करोगे, करेक्ट। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, वैसे देखा जाए तो बिलमेंट, लेकिन डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट अ बिलमेंट। क्यों? क्योंकि जो भी आप लोग पैसा डिपॉजिट करोगे वही आइडेंटिकल गुड्स आपको नहीं मिलने वाले। मतलब करेंसी नंबर मेरा 1234 था, ठीक है, करेंसी नंबर क्या था मेरा, मैंने 50 रुपए का नोट दिया था, उसका नंबर था 1234, लेकिन जब मुझे वापस मिला उसका नंबर था 0985। तो जो करेंसी मैंने डिपॉजिट किया वही करेंसी मुझे नहीं मिला, इसलिए बेलमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा, जो भी लॉकर में आप लोग ऑर्नामेंट्स रखते हैं, हम लोग लॉकर लेते हैं रेंट पे बैंक में, और वहां पे हम लोग जो भी ज्वेलरी हमारा वो रख के आते हैं, तो अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट अ बेलमेंट। आप बच्चे को क्या लगता है, बैंक में उसने गुड्स रख दिए, ज्वेलरी रख दी, बैंक लॉकर में रखा है, तो इट इज एज गुड एज कि वो बैंक संभालेगा। बट अगर आपने देखा होगा तो बैंक सीधा आपका एक साइन लेता है एक फॉर्म पे, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अगर ज्वेलरी को कुछ भी नुकसान हुआ तो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कस्टडी लेते हैं, ना कि पोजीशन लेते हैं। पोजीशन किसके पास, आपने पोजीशन ट्रांसफर किया क्या, नहीं, आपने क्या किया, कस्टडी में रखे हैं सिर्फ, वो बैंक को पता भी नहीं होता कि आपने कितने गुड्स, कौन से गुड्स रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ पोजीशन आप लोग नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ कस्टडी दे रहे हो, पोजीशन ट्रांसफर नहीं करते, इसीलिए ये 3 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना। इसके अलावा और एक इसेंशियल, आखिरी इसेंशियल, रिटर्न ऑफ द गुड्स, या तो सेम पर्सन को दे दो या तो किसी और को बेलर के इंस्ट्रक्शन पे दे दो। ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, सेक्शन नंबर 148 उसके इसेंशियल्स। अब टाइप्स ऑफ बेलमेंट दो हिस्सों पे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट या तो सिर्फ एक्सक्लूसिव बेलर का कोई बेनिफिट होगा, एक्सक्लूसिव बेली का बेनिफिट होगा, या तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप लोगों ने गुड्स एक्सचेंज किए होंगे। जैसे एक्सक्लूसिव बेलर का बेनिफिट, जैसे मैंने गाड़ी दी, मैंने बोला कि इस गाड़ी को सर्विसिंग कराना है तो तुम सर्विसिंग करा के दे देना, तो मेरा बेनिफिट था। अब दूसरा पर्सपेक्टिव बेली के बेनिफिट के लिए, आपने आपके दोस्त को गाड़ी दी घुमाने के लिए,
दैट इज बेली का पर्सपेक्टिव, बेली का बेनिफिट था, आपका बेनिफिट नहीं था। या फिर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट मतलब जैसे आपने किसी को किसी से कपड़ा लिया और उसको बोला कि मेरा ड्रेस स्टिच करके दे दो, तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कर रहे हो। तो ऐसे किसी या तो बेनिफिट के बेसिस पे हो सकता है या तो रिवॉर्ड के बेसिस पे। रिवॉर्ड मतलब ग्रेचुटियस, नॉन ग्रेचुटियस। ग्रेचुटियस का मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं किसी के लिए, ये यानी कि इसमें क्या होता है ना, एक ही पार्टी का कोई ना कोई एक ही पार्टी का बेनिफिट है, आपका दोस्त का बेनिफिट है सिर्फ। लेकिन जो नॉन ग्रेचुटियस होता है वो फ्री में नहीं होता, यहाँ पे दोनों का बेनिफिट है। मतलब क्या कि अगर आपने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है, ठीक है, आपका बेनिफिट है, लेकिन जब वो वापस आएगी तब आपको उसका सर्विसिंग का पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो दोनों के हित में होगा, तो उसे बोला जाएगा नॉन ग्रेचुटियस बेनिफिट। क्लियर है क्या? ये बेसिक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन 150, 158, 159, 164। बीच के सेक्शंस कहाँ है? बीच के सेक्शंस आगे है अलग टॉपिक में, ठीक है। यहाँ पे कौन से 4 सेक्शंस देखने हैं? ड्यूटीज ऑफ बेलर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 150, फॉल्ट, डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड। क्या लिखा हुआ है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड। हमने 148 में डेफिनेशन देखा, 149 में डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कैसे होगी वो देखा। फिर अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 150 की। 150 में ड्यूटीज ऑफ बेलर है। ड्यूटीज ऑफ बेलर में हम लोग की पहली ड्यूटी क्या बात कर रहे हैं कि अगर गुड्स में फॉल्ट होगा तो क्या होगा। तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है ग्रेचुटियस, एक है नॉन ग्रेचुटियस। बहुत सिंपल है, लोड मत लेना, बस इतना पढ़ लोगे ना, ये सारे कीवर्ड्स है, इतना एग्जामिनर ने देख लिया। बस ये ध्यान रखो, आपको चार्ट में प्रेजेंट नहीं करना है, वहां पे आपको पूरे पूरे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, मतलब उसको हाथ पैर लगा देना स्टेटमेंट को, ये कीवर्ड्स है सारे, इतना देख लिया तो वो आपको मार्क्स दे देगा। ओके, तो ग्रेचुटियस है, नॉन ग्रेचुटियस है। ग्रेचुटियस बेलमेंट में क्या लिखा हुआ है? ग्रेचुटियस बेलमेंट में 2 हिस्सों में डिवाइड किया, या तो बेलर को डिफॉल्ट के बारे में पता है, या तो बेलर को डिफॉल्ट के बारे में नहीं पता है। अगर नहीं पता है और ग्रेचुटियस बेलमेंट है, आपने दोस्त को गाड़ी दी, ठीक है, दोस्त गाड़ी लेकर गया और फिर बाद में पता चला कि गाड़ी का जो टायर था उसमें हवा ही नहीं थी और टायर फट गया, आपने बहुत तेज चला इसलिए। तो अब देखो, ऐसी सिचुएशन में टायर में हवा ही नहीं है, ये बात बेलर को नहीं पता थी, ठीक है। अगर उसको पता नहीं थी, देन उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती आपकी तरफ। फॉल्ट अगर हो जाता है, कुछ भी गुड्स अगर डिफेक्टिव निकलते हैं, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रखता है डैमेजेस के लिए। लेकिन उसको पता था, लेकिन फिर भी आपको वैसी गाड़ी दे दी उसने बिना बताए, तो फिर उसको लगा कि यार हाँ, ये मम्मी के नाम पे किसी और को घुमाने के लिए लेके जा रहा है, देखते अब मजा आएगा इसको, इसको ऐसी गाड़ी देते। तो आपने ऐसी गाड़ी दे दी उसको, और अगर कुछ भी नुकसान हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुआ या कुछ भी कांड हुआ, देन इन दैट सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क को एक्सपोज करने के लिए बेलर को डैमेजेस देने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस, यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्सिबल। ग्रेचुइटीज में 2, अगर पता नहीं है, बात खत्म, कुछ नहीं पता, नो नो नीड टू पे एनीथिंग। पता है फिर भी दिया है तो आपको पे करना पड़ेगा। एंड नॉन ग्रेचुइटीज में आपको पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे डैमेजेस वेदर द बेलर वाज अवेयर और नॉट अवेयर, डजंट मैटर ऑफ द डिफॉल्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। इसका केस लॉ दिया हुआ है, याद रखा, ठीक है, नहीं याद रखा कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर देना। इसके अलावा गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर जब भी होते हैं तो डिस्क्लोज करना, जैसे एग्जाम्पल दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये देखो, ये जो जैसे मेडिसिन पर वगैरह देखा होगा तो बहुत प्रिकॉशनरी बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज की जाती है, सिगरेट्स पर डिस्क्लोज करते हैं पैकेट पे, तो ये सारी चीजें डेंजरस नेचर के गुड्स होंगे तो डिस्क्लोज करो। तो ये क्लियर है क्या? सेक्शन नंबर 150 हो गया। अब बात करेंगे 158 पे, ध्यान रखना। अब 158, 159, 164 पे बात करनी है हमें। पहले मैं बात कर रही हूँ 158। 158 में क्या लिखा है? ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर ग्रेचुइटियस है तो क्या, नॉन ग्रेचुइटियस है तो क्या। ग्रेचुइटियस मतलब सामने वाले से अज्यूम करते हैं कि आपने किसी आपके दोस्त को गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है, गाड़ी सर्विसिंग के लिए आपका दोस्त है, तो क्या दोस्त तो आपसे वो बोलेगा यार तेरे से क्या पैसे लेने का, जान दे, ठीक है, मैं ऐसी सर्विसिंग करके दे दूंगा। अब ध्यान से समझना, जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए आपने दी थी आपके दोस्त को, तब दोस्त ने उसमें मे बी उसका इंजन खराब था या उसका कुछ जो बेल्ट होता है गाड़ी का, वो बेल्ट खराब था, तो इसलिए उसने नया बेल्ट लाया, बेल्ट लगाया, और फिर होता है एक बेल्ट होता है कुछ तो ऐसा होता है, और फिर वो बेल्ट अगर वो खराब हो गया, वो नया लेकर आके वो लगाता है। तो देखो, वो नेसेसरी एक्सपेंस तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो नेसेसरी एक्सपेंस दो। बाकी उसके सर्विस वाला जो जेब का खर्चा वो देना पड़ेगा, बाकी सर्विस आप मत देना, ग्रेचुइटीज बिलमेंट में चलेगा। तो जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करना पड़ेगा
उतना पे करो। और नॉन ग्रेचुइटियस में सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करने हैं, नेसेसरी तो वैसे ही इंक्लूडेड है। तो इसलिए नेसेसरी पे तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो पे करने पड़ेंगे। इसके बाद ड्यूटी के बाद आता है, अगली ड्यूटी आती है इंडेमनीफाई। ये इंपॉर्टेंट है, इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद है क्या, कि एक मेरा स्टूडेंट था, उसको उसकी शादी हो रही थी, जितना मुझे याद है, अब शर्मा जी की शादी कर रहे थे हम लोग। तो शर्मा जी की जो शादी हो रही है, शर्मा जी की शादी में आई डोंट नो कौन से स्टूडेंट की शादी करवा रही थी मैं, तो जो भी जिसकी भी शादी हो रही है, अब शादी के टाइम पे आप लोगों को गाड़ी चाहिए थी, तो आपने बोला कि मैम देखो आपके पास इतनी भारी गाड़ी है, तो आप एक काम करो, आपकी बीएमडब्ल्यू हमको दे देना, बस वो लड़की को लेके जाना है, उतने देर के लिए दे देना, वापस कर दूंगा। ठीक है, मैंने बोला, मैंने दे दी गाड़ी। अब दे दी और फिर बीएमडब्ल्यू शादी वगैरह हो गई उसकी, वो सब वो विदाई की रस्म चल रही है, और मैंने बोला बॉस गाड़ी मुझे वापस दे दे। अब देखो वो गाड़ी मैंने वापस मांगी, तो पूरे जितने भी लोग थे वहां पे, जो थे सारे लड़की वाले लड़के वाले, सबके सामने मैंने इज्जत का तो फालूदा कर दिया उसके। पहली बात, दूसरी बात, अब वो गाड़ी अरेंज करनी पड़ेगी उसको, क्यों, क्योंकि लड़की को तो लेके जाना है, लेकिन मैंने तो गाड़ी मांग ली। ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या किया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर कुछ भी डैमेजेस होता है, फिर भले ही ग्रेचुइटीज बेलमेंट हो, नॉन ग्रेचुइटीज हो, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैंने प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया और उसको डैमेज हुआ, उसकी फालूदा हो गया, उसकी इज्जत का नया कुछ, उसको गाड़ी अरेंज करना पड़ा, उसमें ज्यादा कॉस्ट गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मुझे उसको उस चीज के लिए कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा है, वेयर द गुड्स लेंट ग्रेचुइटियसली of for a specified period of time decided to terminate the bailment before the expiry, शादी से पहले, the bailor may compensate for the loss or damages suffered in excess of the benefit received। जो भी उसको बेनिफिट मिला उसके उतना छोड़ के बचा हुआ जो भी उसका नुकसान होगा वो मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा। ये कौन सा था, ये था सेक्शन नंबर 159। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 164। ये 159 था, ठीक है। 164 आखिरी ड्यूटी है। पहला, इंडेमनीफाई फॉर लॉस ऑफ द बेलर नॉट एंटाइटल टू मेक द बेलमेंट। मतलब क्या, डिफेक्टिव टाइटल सेट करने के लिए बेलर ने हमेशा ध्यान रखना है कि उसने डिफेक्टिव टाइटल सेट नहीं करना चाहिए। उसने क्या किया, मैंने क्या किया, देखो अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, मैंने क्या किया, मैं चोर बाजार में गई, चोर बाजार से गाड़ी ली, वो चोर बाजार में से जो गाड़ी मेरे पास आई थी, वो गाड़ी मैंने आपको बेलमेंट के लिए, मतलब मैंने आपको दे दी, और वो गाड़ी मैंने आपको बेची। आप एकदम मस्त से जा रहे रास्ते पे मस्त मजे कर रहे, आपकी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहे हैं, और उसी टाइम पे आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बोला ये चोरी का माल है, तू कैसे लेके जा रहा है। उस चक्कर में इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तो डिफेक्टिव टाइटल सेट किया था, राइट, तो मेरा तो डिफेक्टिव टाइटल था गाड़ी पे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कुछ भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ माई डिफेक्टिव टाइटल, तो मुझे, मेरे ऊपर ये ड्यूटी है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा। और दूसरा, रिटर्न बैक द गुड्स। मतलब क्या है, एक्सपायरी ऑफ टाइम या तो पर्पस अकम्प्लिशमेंट, जब भी देखो इसका मतलब क्या है, देखो आप बोलोगे रिटर्न बैक तो बेल ही करता है ना, बेलर थोड़ी। इसका पॉइंट अलग है, ध्यान से देख लो। इस ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जब भी कभी बेली प्रॉपर टाइम पर गुड्स को, पर्पस पूरा होने के बाद, टाइम पूरा होने के बाद जब रिटर्न देता है ना, तो एज अ बेलर मेरे ऊपर ये ड्यूटी बनती है कि मैंने वो गुड्स को उसी टाइम पे वापस लेना है। मैंने ये नहीं बोलना चाहिए हाँ ठीक है रहने दे, मैं कल आके लेके जाऊंगी, परसों लेके जाऊंगी, तरसों लेके जाऊंगी, और वैसे ही पड़े हुए हैं। देन इन दैट सिचुएशन अगर उन गुड्स को कुछ भी हो तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारी वजह से हुआ, अब तुम दे दो पैसा, तुमने कैसे अपने पास गुड्स रखे, नहीं, तुमने गुड्स ऑफर किए थे, मैंने मना किया था। तो इसलिए बोला है रिटर्न बैक द गुड्स इफ नॉट, मतलब जब भी कभी प्रॉपर टाइम पर, मतलब आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, या तो टाइम एक्सपायर होने के बाद, अगर ऐसा कभी भी आप लोगों को सामने वाला बेली जो है वो गुड्स लाके देता है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैंने वापस लेने चाहिए। प्लस अगर मेरे जैसे कोई गुड्स होंगे जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत है, ठीक है, अब उसका जो भी खर्चा होगा वो आपने बेयर किया। अगर आपने बेयर किया है तो कस्टडी में रखने के लिए, जब तक मैं नहीं आती हूँ, भले ही पर्पज अकम्प्लिश होके जमाना हो गया, फिर भी मैंने नहीं आपसे गुड्स लिए, तो जो भी पैसा आपने कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए खर्च किया होगा वो मैंने आपको कॉम्पेंसेट करना चाहिए। ड्यूटीज क्लियर है क्या, वापस से एक बार क्विकली। 150 क्या बात कर रहा है, ड्यूटी डिफॉल्ट है तो क्या होगा, ग्रेचुइटियस नॉन ग्रेचुइटियस, पता है नहीं पता, पता ना पता वो देना ही है। दूसरा, उसके बाद 158 था, पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ग्रेचुइटियस नॉन ग्रेचुइटियस। उसके बाद अगला था प्री मैच्योर टर्मिनेशन 159, एंड 164 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एक तो रिटर्न दिया है तो वापस ले लो, और दूसरा इंडेमनीफाई करो। क्लियर हुआ क्या, बीच के सेक्शन सारे इस पेज में आएंगे। अगले जो ड्यूटीज ऑफ बेली है, हमने क्या देखा, पहले ड्यूटी ऑफ बेलर देखा, 150, 158, 159, 164 याद करने की कोशिश करो थोड़ा सा। 150, 158, 159, 164। अब बात करेंगे, अगले पेज पे जाएंगे, अगला पेज है ड्यूटीज ऑफ बेली।
इसके बारे में बात करें, ड्यूटीज ऑफ बेली। कितने सेक्शंस? बहुत सारे हैं। जितने भी बच्चे कुछ सेक्शंस है वो सारे ही कराएंगे। ओके, एक पेज पे मैंने बहुत सारे सेक्शंस लिखे, पता है तुमको? देखो कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला ड्यूटीज ऑफ बेली। सीक्वेंस जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही समझना, तभी समझ में आएगा, वरना फिर पूरा बत्ती गुल हो जाएगी तुम्हारी। तो ध्यान से, सबसे पहला ड्यूटी ऑफ बेली। पहला, टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। ठीक है, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। सेक्शन नंबर 159 151 के हिसाब से, टेक एज मच एज केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। कि जैसे आपके गुड्स हो, जैसे आपके गुड्स है वैसे ही आपने मेरे गुड्स अगर आपके पास है उनकी भी केयर वैसे ही करो, एज इफ दे आर योर ओन गुड्स। करेक्ट है? तो अगर आपने वैसे गुड्स का केयर नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है, मैं पैसे आपसे मांग सकती हूँ, कॉम्पेंसेशन ले सकती हूँ, डैमेजेस ले सकती हूँ। अब ध्यान समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये मेरा फोन है S24 अल्ट्रा। ठीक है, S24 अल्ट्रा आपको पता है वाटर रेजिस्टेंस फोन है। ठीक है, अब ये वाटर रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पानी से खराब ही नहीं होगा, ये सिर्फ वाटर रेजिस्ट करता है। तो आपने होशियारी मारने के लिए क्या किया? आप ट्रैक पे गए, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हर साल एक बार तो ट्रैक पे जाते हैं। तो मेरे सारे स्टूडेंट ने होशियारी क्या की? मेरा फोन लिया और जानबूझ के पानी में डुबो रहे। ठीक है, पानी में डुबो रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दो बार चल सकता है। लेकिन क्या किया है, स्टूडेंट बोल रहे हैं यार ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, ये तो वैसी वाटर रेजिस्टेंस है, देखते क्या होता है, रहने दे पानी में। हम लैप क्या बोलते हो तुम लोग, वो लैप्स और कुछ होता है ना, लैप्स टाइम बनाते तुम लोग, वो फास्ट फास्ट भागता है, लैप्स टाइम ही बोलते हैं शायद से उसको, जो भी बोलते हैं आई डोंट नो। तो वो बनाने के लिए पानी के नीचे आपने बोला एक काम करते हैं, फोन रख देते हैं, अच्छा खासा बनेगा, बहुत पैसा बनाएंगे उस वीडियो से। तो आप होशियारी मार के मेरा फोन, ठीक है, फोन मेरा आप लेके गए, पानी में डाल दिया, और फिर बोल रहे कि नहीं हमको थोड़ी ना पता था कि ये फोन पानी में जाने से खराब हो जाएगा। अब ये फोन अगर खराब हुआ तो कौन डैमेजेस पे करेगा? आप लोग करोगे। क्यों? बिकॉज यू हैव टू टेक केयर, बिकॉज अगर आपने ये मेरा फोन लिया, मैं बेलर आप डेली, देन इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रीजनेबल, टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, लेकिन सेक्शन 152 क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पहले सिचुएशन में 151 में यू आर रिस्पॉन्सिबल, 152 में नॉट रिस्पॉन्सिबल। कब? फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटोरिएशन इफ ही हैज टेकन द केयर अंडर 151। मतलब क्या? वो अगर आपने देखा होगा अमेजोन, या अमेजोन नहीं, कौन वो, हाँ अमेजोन वाले भी, और वो जोमेटो वाले वगैरह, वो नहीं कि वो फोन में वो एक ऐसा प्लास्टिक का पाउच होता है जिससे फिर वो ऑपरेट होता है फोन, ट्रैकिंग वाले लोग भी यूज करते हैं। आपने वो पूरा टेक केयर किया, ठीक है, गुड्स का पूरा टेक केयर किया आपने, उस प्लास्टिक में रखा, और फिर अगर गुड्स को नुकसान हुआ, देन इन दैट सिचुएशन मुझे बताओ, ऐसे सिचुएशन में क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे या नहीं रहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रीजनेबल टेक केयर किया। फिर भी अगर गुड्स का कोई लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन, वर्ड याद रखना, लॉस, डिस्ट्रक्शन, डेटोरिएशन, वापस से एक बार, लॉस, डिस्ट्रक्शन, डेटोरिएशन, LDD, लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिटोरिएशन, अगर गुड्स का होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। पहले इसमें 151 में रिस्पॉन्सिबल है, 152 में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोनों भी किससे रिलेटेड थे? रीजनेबल केयर। अब बात करेंगे अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 153 154। क्या लिखा है? इन दोनों का हेड एक ही है। क्या हेड है? नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज। 151 152 का भी हेड एक था, 153 154 का भी हेड एक है। 151 152 किसका हेड था? टेक अ रीजनेबल केयर। अब इसका, इन दोनों का 3 और 4 का हेड क्या है? नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। क्या लिखा है? पहला 153, वॉइडेबल, अगर आपने एज अ बेली आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड 154 बोलता है लाइबल फॉर एनी कॉम्पेंसेशन, लाइबल टू कॉम्पेंसेट फॉर एनी लॉस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स टू द बेलर टू मेक द अनकंसिस्टेंट यूज। तो पहली बात तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अच्छे से इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना चाहिए। आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया तो फिर बेलर के पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाओ। वॉइडेबल, आई होप सो यू अंडरस्टैंड नाउ वॉइडेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूँ वगैरह वगैरह। और अगर आपने मेरा नुकसान किया है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट यूज करके उस गुड्स का, देन इन दैट सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ? आपसे कॉम्पेंसेशन ले सकती हूँ। क्लियर? तो अगर इनकंसिडरेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी आपको दी थी, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने गाड़ी आपको दी थी यूज करने के लिए, आपने आपके दोस्त को दे दी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट यूज किया ना। मैंने आपको दी थी, आपने किसी दोस्त को दी थी, आपने दोस्त को दी थी। पहली बात तो ये वॉइडेबल है मेरे ऑप्शन पे, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन, मुझे आप पे भरोसा है, आपके दोस्त पे नहीं। दूसरी बात, उस जो दोस्त, जो तीसरा दोस्त है आपका, जो स्पेशल दोस्त है जिसको आपने गाड़ी दे दी चलाने के लिए, उसने जाके ठोक दी। अब जाके ठोक दी, एक्सीडेंट करा दिया, मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल? आप रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है क्या?
डन। नेक्स्ट उसके बाद ये कौन सा सेक्शन था रे? 153, 154। अब बात करेंगे 155, 156, 157, बैक टू बैक नॉन स्टॉप। कम ऑन, इन तीनों का एक ही हेड है, नॉट टू मिक्स द गुड्स। क्या है? एक ही हेड, नॉट टू मिक्स द गुड्स। कौन कौन सा है बताओ? नॉट टू मिक्स द गुड्स में सबसे पहला, विद द कंसेंट ऑफ द बेलर आपने मिक्स किया है, या तो फिर विदाउट कंसेंट मिक्स किया है। विद और विदाउट है ये वर्ड जो शॉर्ट फॉर्म में यूज करती हूँ, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, जो मेरे हैं उन सबको पता है मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, ठीक है। ये विदाउट वर्ड है, ठीक है, और ये विद है, विद एंड विदाउट। अब अगर बेलर के कंसेंट से, विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगर गुड्स को मिक्स किया है सेक्शन 155, देन जो भी मिक्सचर होगा वो बोथ शैल हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द मिक्सचर। एग्जाम्पल, जैसे मैंने जूस का फैक्ट्री डाला है, जूस बोला मैंने, अल्कोहल नहीं, जूस का फैक्ट्री है, ठीक है। अब जूस में क्या होता है? ऑरेंजेस, बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स के जूसेस है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने काम किया, मैंने आपको बोला कि यार तुम संभाल लेना, तो आपने बोला कि ठीक है हम संभाल लेंगे। तो मैं बेलर, आप बेली, मेरे गुड्स मैंने आपको दिए, मैंने जितने भी मेरे फ्रूट्स है वो सारे आपको दिए। आपने बोला अलग अलग रखे थे, ठीक है, एप्पल, ऑरेंजेस, गुआवा, पाइनएप्पल, ऐसे सब अलग अलग था। आपने क्या बोला कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रूट जूस उनको पसंद होता है, तो हम एक काम करते हैं, मैं सब फ्रूट्स को मिक्स कर देता हूँ। तो आपने उछारी मार के क्या किया? सारे के सारे फ्रूट्स मिक्स कर दिए। मैंने हाँ बोलने के बाद आपने ये कांड किया है। देन इन दैट सिचुएशन आपने जब मिक्स किए तब आपने क्या किया? ध्यान से समझना। आपने जब मिक्स किए तब मेरे तो फ्रूट्स के साथ साथ आपने आपके भी कुछ फ्रूट्स को मिक्स कर दिया। तो आपके जितने फ्रूट्स हैं और मेरे जितने भी फ्रूट्स होंगे, उन दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट हमारा डिवाइड होगा। यानी कि अगर सपोज मान लो कि जो जूस है वो 100 रुपए को हमको बेचना है, 100 रुपए का हमको बेचना है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मेरे गुड्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट, मेरे अज्यूम करते हैं हम लोग, मेरे पास जो 2 एप्पल्स थे, 2 बनाना थे, 2 क्या बोल सकते हैं, ऑरेंजेस थे, वो सब मिक्स किए, और आपके पास एक पाइनएप्पल था, आपने वो मिक्स किया। तो जितना भी हमारा प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है उस हिसाब से गुड ये जो 100 रुपए होंगे वो डिवाइड होंगे। क्लियर है? तो अगला पॉइंट है उसके बाद, तो ये कब होगा? लेकिन जब मैंने कंसेंट दिया, बेलर ने दिया है, तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट के हिसाब से मिक्सचर क्या होगा, उसका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। उसके बाद विदाउट माई कंसेंट आपने क्या किया? गुड्स को मिक्स कर दिया। गुड्स सेपरेट है, गुड्स नॉट सेपरेटेबल, मतलब नॉट टू सेपरेट द गुड्स, और गुड्स सेपरेट हो सकते हैं। जहां पर गुड्स सेपरेट हो सकते हैं, सेक्शन 156 बोलता है गुड्स सेपरेट हो रहे हैं, गुड्स को सेपरेट कराने लगाओ बेली को। जो भी डैमेजेस है वो कौन बेयर करेगा? बेयर एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन कौन बेयर करेगा? बेली करेगा। और अगर सेपरेट ही नहीं हो सकते, जैसे ब्रांडी और विस्की आपने मिक्स कर दी, बोरे बहुत सही लगता है मैम ऐसा बोल के आपने ब्रांडी और विस्की मिक्स कर दी, अब ये सेपरेट नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से जो भी लॉस होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ बेली आपको बेयर करना पड़ेगा, मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। ये कौन से थे? 155, 156, 157, नॉट टू मिक्स द गुड्स। क्लियर है क्या? चलो एक बार रिवाइज कर लेगा सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन हमने कवर कर लिए ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक किया है। सबसे पहला सेक्शन नंबर 148 किया था, क्या बात कर रहा था? डेफिनेशन पे बात कर रहा था ऑफ बेलमेंट। उसके बाद बेलमेंट का डेफिनेशन, उसके बाद 149 किस पे बारे में था? डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में था। उसके बाद बात करते हैं 150, 150, 150, लिख दूं क्या यहाँ पे? 158, 159 एंड 164, ये 4 सेक्शंस थे। किसके बारे में थे? 150, 159 ये फॉल्टी गुड्स के बारे में था। उसके बाद 158 किसके बारे में था? 158 हाँ, वो नेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में था। उसके बाद 159 प्री मैच्योर टर्मिनेशन के बारे में था। उसके बाद जो ये था 164 रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है क्या? 2 थे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से 2? एक तो तुमने डिफेक्टिव टाइटल सेट करना नहीं चाहिए, और दूसरा डिफेक्टिव टाइटल के बाद तुमने जब भी गुड्स को रिटर्न किया है तो तुम्हारी ड्यूटी बनती कि तुम लो। ये जो चारों थे ये क्या थे? ड्यूटी थे। किसके ड्यूटी थे? बेलर के ड्यूटीज थे। अब बात करेंगे बेली के ड्यूटी के बारे में। सबसे पहला बेली की ड्यूटी में सेक्शन नंबर कौन सा देखा था हमने? 151, 152 साथ में था। किसके बारे में था? इन दोनों का हेड एक ही था। क्या हेड था? रीजनेबल केयर। मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ बट आपको भी मेरे साथ उतना फास्ट रहना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं है इतना। रीजनेबल केयर लेना है। रीजनेबल केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस था, और अगर आपने टेक केयर किया है तो आपको डैमेजेस पे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस आपने किया 151 के हिसाब से, डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे अगर 151 को आपने पूरा किया है तो। उसके बाद अगला था 153, 154, किसके बारे में था? 153, 154 इनकंसिस्टेंट यूज के बारे में था। याद है क्या? इनकंसिस्टेंट यूज आपने नहीं करना चाहिए। अगर आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया तो वॉइडेबल बन जाएगा बेलर के ऑप्शन पे। एंड दूसरा 154 के हिसाब से मैं आपसे कॉम्पेंसेशन ले सकती हूँ। आई होप सो आपको अच्छे से सेक्शन नंबर याद हो रहे हैं। उसके बाद 155, 156, 157 ये तीनों साथ में थे। किसके बारे में थे?
ये नॉट टू मिक्स द गुड्स के बारे में था, राइट? अब नॉट टू मिक्स में ये बेलर का कंसेंट है, तो प्रोपोर्शनेट जितना भी इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से मिक्सचर में वो ट्रांसफर होगा। बेली का कंसेंट नहीं है और सेपरेट हो सकता है, तो फिर इन दैट सिचुएशन जो भी सेपरेशन कॉस्ट है बेली बेयर करेगा। बेली का कंसेंट नहीं है और सेपरेट भी नहीं हो सकता, डैमेजेस पे करो, कॉम्पेंसेशन पे करो। आई होप सो यू रिमेंबर दिस मच। क्लियर है क्या? कितने सेक्शंस हुए देखो रे, 157, 158, 1 ऑलमोस्ट 148 से लेके मतलब 11-12 सेक्शन, 13 सेक्शन आपको याद हो चुके हैं। अब चलेंगे आगे। मैंने बताया था 181 तक जाना है, 40 सेक्शन है हमारे पास। चलो ऑलमोस्ट 40 है। अगला सेक्शन कहाँ है हम लोग? अब कौन सा खत्म किया हमने? 157। अब हमारा 158, 159 तो वहीं पे हो गया था ड्यूटी ऑफ बेलर में। अब बात करेंगे 160 पे। 160 क्या बात कर रहा है? रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, एक रिटर्न ऑफ गुड्स वहां पे भी था, एक रिटर्न ऑफ गुड्स यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या लिखा है बेली के हिसाब से? द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड ओनली। मतलब सामने वाले ने मांगने का वेट नहीं करना है बेलर ने। आपने जैसे आपका पर्पस पूरा हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, एज सुन एज पर्पस कम पूरा टाइम एक्सपायर, आपने क्या करना है चाहिए? आपने रिटर्न करना चाहिए विदाउट डिमांड। अगर आपने डिफॉल्ट किया, ये सिर्फ इतना है, ठीक है, ये जो है ना इतना ही है आपका 160। क्या बोलता है? विदाउट आस्किंग यू, विदाउट डिमांड बाय द बेलर, आपने या तो टाइम पूरा हो गया या पर्पस पूरा हो गया, रिटर्न कर दो कुछ। अगर आपने डिफॉल्ट किया सेक्शन 161 के हिसाब से, तो या ना ही आपने रिटर्न किया, ना डिलीवर किया, ना टेंडर किया, अगर ऐसा किया आपने प्रॉपर टाइम में, आपने वो चीज नहीं की, देन बेलर इज नॉट बेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरिएशन ऑफ गुड्स। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि आपकी गलती, आपने बिना मेरे डिमांड के आपको वापस करना चाहिए, तो आपको पैसा मतलब आपको जो भी कॉम्पेंसेशन होगा, डैमेज होगा, वो आपको देना पड़ेगा। ये कौन सा है? सेक्शन 160, 161। 160 में बोला है रिटर्न करो डिमांड के बिना। 161 में डिफॉल्ट किया तो क्या? अब बात करते हैं 161 हो गया, 162 की मैं बात करती हूँ, छोटू सा सेक्शन 162 में बोला है कि अगर ग्रेचुइटियस बेलमेंट है तो उसका टर्मिनेशन होता है बाय द डेथ ऑफ द पार्टी। इसको लेकर आगे है थोड़ा सा डिटेल में, बट यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, अगर ग्रेचुइटियस बेलमेंट है, बीच में ही डाल दिया ग्रेचुइटियस बेलमेंट, तो इसलिए मैंने भी बीच में ही डाला है, ठीक है, कि ग्रेचुइटियस बेलमेंट है तो क्या होगा? डेथ, ग्रेचुइटियस बेलमेंट के केस में डेथ ऑफ द पार्टी हुई तो टर्मिनेट हो जाएगा बेलमेंट। ये कहाँ लिखा है? 162 में लिखा है। इसके अलावा 163 वाला जो सेक्शन है वो क्या बोलता है? रिटर्न द एक्रीशन ऑफ द गुड्स। मतलब क्या कि जैसे मैंने आप लोगों को 10 गाय दी थी, 10 गाय के साथ अब और 4 बछड़े भी आ गए, तो रिटर्न में आप सिर्फ मुझे 10 गाय दोगे क्या? नहीं, जो भी एक्रीशन यानी कि जो एडिशन है, जो भी प्रॉफिट आपको मिला है, वो भी मुझे रिटर्न बैक करना पड़ेगा। एनी इंक्रीज और प्रॉफिट बेली इज बाउंड टू रिटर्न बैक। तो ये कौन सा है? सेक्शन 163 के बारे में बात की है। और एक लास्ट, ये ड्यूटी है बट इसका कोई सेक्शन नहीं है, नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल। बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बेलर एंड फॉर द बेलर, ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर, एंड कैन नॉट डिनाई हिज टाइटल। बेलर ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास गुड्स है तो अब ये गुड्स मेरे हो गए, नहीं, यू कैन नॉट सेट द एडवर्स टाइटल। ये क्लियर है क्या? चलो एक मिनट के लिए, अब यहाँ पे सेक्शन कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? 157 तक पहुंचे थे, है ना? 158, 159 तो ऊपर लिख दिया। अब मैं लिख देती हूँ 160, 161। ये दोनों किसके बारे में थे? रिटर्न द गुड्स के बारे में था, ठीक है। अब रिटर्न में आपने डिफॉल्ट कर दिया, रिटर्न ही नहीं किए, तो क्या होगा? वो 161 था। उसके बाद 162 बीच में ही डाल दिया था। क्या डाल दिया था 162? कि अगर आप लोग ग्रेचुइटियस बेलमेंट है और अगर डेथ हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएगा। 163 में एक्रीशन यानी कि एडिशन अगर होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा एक्रीशन भी। क्लियर है क्या? यहाँ तक 164 भी हमारे हो चुका है। तो हमने कितने सेक्शन कंप्लीट किए? 148 से लेकर 164. Go for it everyone without wasting energy and with the lots of energy. Rights of Bailey 165. क्या लिखा हुआ है? वन लाइनर है, बहुत फास्ट होंगे। Rights to deliver the goods of any one of the joint bailers. क्या लिखा है? Right to deliver the goods to any one of the joint bailers. मतलब क्या? 4 बेलर्स है, मतलब जॉइंट एक गुड्स है जिसके लिए जिस ये जो प्रॉपर्टी है वो 4 लोगों की है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है वो 4 लोगों की है। अज्यूम करो ये सोना है, वैसे तो ये सेलो टेप है बट अज्यूम करो कि ये सोना है। ये कौन किसका? 3M का है क्या? 3M बहुत बड़ी कंपनी है वैसे, लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ा। हाँ, 3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ये बहुत बड़ी कंपनी है पुणे में वैसे, बट ठीक है चलो। द पॉइंट इज, दिमाग में इमीडिएटली वो शेयर मार्केट और वो घूमना स्टार्ट होता है। पॉइंट इज कि ये गुड जो अज्यूम करो कि ये सोना है, ये सोने का जो प्रॉपर्टी है, ये ओनरशिप जो है वो 4 बेलर्स का है, 1 2 3 4। तो आप 1 2 3 4 में से अगर बेलर नंबर 3 आपको अगर ये जो मतलब अगर आपने बेलर 3 को गुड्स डिलीवर किए, या गुड जो बेलर 3 है वो गुड्स अगर आपको देना चाहता है तो दे सकता है। इफ सेवरल जॉइंट ओनर्स डिलीवर टू एनी वन ऑफ देम, अगर आपने तीसरे बेलर को दे दिया चलेगा, इट इज एज गुड एज कि बाकी लोगों को भी मिल गया, बिकॉज
जॉइंट बेलर्स है। उसके बाद राइट टू इंडेमनीफाई, ये कौन सा था, सेक्शन 165। ये क्या बात कर रहे हैं वैसे हम लोग, अब राइट्स ऑफ बेली की बात करें। ड्यूटी ऑफ बेली हुआ, राइट ऑफ बेली। क्या लिखा है अगला, राइट टू इंडेमनीफाई, section number 166. Bailey is not responsible, Bailey is not responsible to the true owner if acted in the good faith, if acted in the good faith, and Bailey cannot claim all the necessary expenses incurred by him for the gratuitous bailment। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने गुड फेथ में, एज आपने गुड फेथ में एज अ बेली आपने मुझसे गुड्स लिया, आपने गुड फेथ में किया है, एंड ग्रेचुटियस बेलमेंट है, आप तो मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैंने आपको गुड्स दिए, आप ग्रेचुटियस बेलमेंट हुआ, एंड ऐसे सिचुएशन में आपने क्या किया, गुड फेथ में गुड्स लिए हैं, तो फिर अगर कुछ भी नुकसान होता है, अगर कुछ भी नुकसान होता है आपको मेरी वजह से, तो मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे मेरा ड्यूटी कि मुझे आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, वैसे ही आपका राइट है कि आप मेरे से वो कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। ठीक है, आप मेरे से इंडेमनीफाई करके ले सकते हो। अगला पॉइंट, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। जैसे मैंने चोर बाजार वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, अब हुआ क्या, देखो आप गाड़ी लेके गए, आपने बोला कि यार ये तो गुड्स इनके हैं, ये देखो मेरे पास सारे पेपर्स है, ऐसे पुलिस को दिखा दिया। फिर जो एक्चुअल में जो ओनर था, ट्रू ओनर था गाड़ी का, वो बोल रहा है नहीं यार ये गाड़ी तो मेरी है। अब वो बोल रहा है गाड़ी मेरी है, मैं बोल रही हूँ गाड़ी मेरी है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा कोर्ट के पास जा सकते हो, कोर्ट को बोल सकते हो देखो बॉस ये ऐसा झगड़ा चल रहा है, मुझे नहीं पता किसका है ये, आप डिसाइड करके बता दो टाइटल ऑफ द गुड्स। सो इफ द गुड्स क्लेम बाय अदर देन बेलर, ट्रू ओनर जो भी है वो आ गया, ट्रू ओनर आ गया, देन बेली में अप्लाई टू द कोर्ट एंड स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स। आप मुझे वो गुड्स को वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हो, पहले आप यू कैन स्टॉप द गुड्स, स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स, यू कैन अप्लाई टू द कोर्ट एंड कोर्ट को बोलो वो टाइटल डिसाइड करो किसका सही है। ये कौन सा है, सेक्शन 150 167। इसके अलावा राइट टू पे द कॉम्पेंसेशन फॉर फॉल्टी गुड्स, ये हमारा हो चुका है 150। 158 भी हमारा हो चुका है, नेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एक बार चलो बचे हुए सेक्शन को रिवाइज कर लेते, कहाँ तक थे हम लोग, 164 हमारा हो चुका था। अब 165 क्या लिखा है, 165 जॉइंट बेलर्स। 165 किसके बारे में, जॉइंट बेलर्स। हमारा 164 ऊपर हो चुका है, अब जॉइंट बेलर्स हो गए, 165 हो गया। 166 किसके बारे में, इंडेमनीफाई, आपको इंडेमनीफाई करके मिलेगा। उसके बाद 167 किसके बारे में है, कोर्ट के पास जाओ और डिसाइड करने के लिए बोलो टाइटल किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, इसके बाद ये कौन से सेक्शन, ये क्या खत्म किया हमने, राइट ऑफ बेली हमने खत्म किया। 168 169 है, वो आगे जाके आएगा, वेट करना, इधर होगा 168। हाँ, ये 168 169 इधर ही है, ये इसी में 169 ये देखो। ठीक है, ये फाइनल ऑफ द गुड्स पे वो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग बात करके खत्म करेंगे 170 171। ओके, सारे सीक्वेंस में सेक्शंस जा रहे हैं। ठीक है, मैंने उसी हिसाब से सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए कि आपको सेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। वे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना एग्जाम के लिए। ओके, पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन क्या बात कर रहा है, पर्टिकुलर लियन सेक्शन नंबर 170 के बारे में, 170 में किसके बारे में, पर्टिकुलर लियन के बारे में। इसका मतलब क्या है समझो, एक्चुअल में क्या है कि मैंने आप लोगों से एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मुथूट फाइनेंस से या एचडीएफसी बैंक से सीधा, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है 50 लाख का। ओके, अब इस 50 लाख के अगेंस्ट मैंने गोल्ड गिरवी रखा है। ओके, और जिसकी वैल्यू है 30 लाख रुपए। किसकी, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 लाख रुपए मेरे गोल्ड की वैल्यू है, जिसके अगेंस्ट मैंने 50 लाख का लोन लिया। ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में, चलो ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। 50 लाख का गोल्ड दिया, 50 लाख का लोन लिया। ओके, इसके अलावा मैंने, उसके बाद ये मेरा लोन नंबर 1 था, फिर मैंने क्या किया और एक लोन लिया, लोन नंबर 2। ठीक है, 10 लाख का लोन लिया। ओके, सिक्योरिटी कुछ नहीं रखा, मैंने ये 50 लाख का लोन जो है वो रीपे कर दिया। क्या किया मैंने, रीपे कर दिया, और मैंने सिक्योरिटी मांगी। तो क्या एक्चुअल में एचडीएफसी बैंक नहीं बोलना चाहिए मैंने एक्चुअली यहाँ पे, मैं यहाँ पे राजू को ले लेती हूँ। ठीक है, तो क्या राजू मेरे से जो 10 लाख रुपए मैंने पे नहीं किए हैं, इसके अगेंस्ट जो ये गोल्ड है 50 लाख का, क्यों मैंने ये किया मैं बताती हूँ 2 मिनट। क्या ये जो गोल्ड मैंने 50 लाख का गिरवी रखा था, क्या वो लोन मैंने रीपे करने के बाद भी क्या वो 50 लाख का गोल्ड अपने पास रख सकता है या नहीं रख सकता? क्यों? क्योंकि मैंने 10 लाख रुपए अभी पे नहीं किए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देखो, पर्टिकुलर लियन, that is to retain specific goods, to retain specific goods, to retain specific goods billed for the non payment of the amount। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी गुड्स
आप लोगों ने रखे थे गिरवी, आप उन गुड्स के अगेंस्ट ही आप लोग उतने अगेंस्ट अगर लोन आपने रीपे किया है तो आपको वापस आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी। आपका जो 10 लाख का लोन रीपे नहीं हुआ है उसके अगेंस्ट जो पहले वाले लोन का जो सिक्योरिटी है गिरवी रखा हुआ, वो यूज नहीं कर पाएगा सामने वाला, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल भी मैं समझा देती हूँ। जैसे मैंने काम किया, मैंने शादी के लिए लहंगा डाला है, ठीक है। मेरी शादी की बात नहीं हो रही है, मेरी बहन की शादी की बात हो रही है। उसके लिए मैंने एक लहंगा लिया हुआ है, तो लहंगा मैंने स्टिच करने के लिए डाला हुआ है और एक ड्रेस स्टिच करने के लिए डाला हुआ है, ओके। अब जब बात करते हैं वो टेलर की, तो टेलर ने क्या किया, लहंगा तो बना दिया, लेकिन ड्रेस अभी तक बनाया नहीं। अब मुझे चाहिए कल के कल, लहंगा तो बना दिया लेकिन ड्रेस नहीं बनाया। मैंने बोला एक काम कर दे बॉस, तू ड्रेस दे दे और लहंगा भी दे दे, ठीक है। तो मैंने अब जब मैंने दोनों चीजें, अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, अब लहंगा तो बन चुका है, तो 5,000 का अगर लहंगा बना है तो 5,000 रुपए मैंने उसको देने चाहिए नहीं देने चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने 5,000 रुपए नहीं दिए। मैंने क्या किया, 5,000 रुपए नहीं दिए, मैंने बोला दोनों गुड्स वापस कर दे। तो क्या क्या सामने वाला जो टेलर है वो लहंगा और ड्रेस का जो भी मटेरियल है और जो भी उसने लहंगा बनाया है, क्या वो दोनों भी अपने पास रख सकता है या नहीं रख सकता, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात, वो ड्रेस अपने पास रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पे ना उसने कोई काम किया, ना लेबर लगाया, ना स्किल कुछ लगाया है, तो इस पर अभी तक उसने काम स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर आपने कुछ उस पर काम ही नहीं किया है तो इस पर लियन एक्सरसाइज नहीं होगा। लियन का मतलब क्या होता है, टू रिटेन द गुड्स, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रिटेन द गुड्स। तो ड्रेस पर काम ही नहीं किया, ड्रेस का पैसा ही पेंडिंग नहीं, तो किस बात के लिए वो ड्रेस रखेगा अपने पास, करेक्ट है टेलर। तो इसलिए ड्रेस नहीं रख पाएगा। लेकिन क्या लहंगा रख सकता है? यस, लहंगा वो तब तक अपने पास रख सकता है जब तक मैं 5,000 रुपए ना दूं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर लियन का कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता है उसके, और वो सिर्फ तब आप यूज कर सकते हो जब आपको सामने वाला पैसा नहीं देगा। ये ऑटोमेटिकली आपको एक राइट मिल जाता है, और वो तब मिलेगा जहां पर भी लेबर एंड स्किल इन्वॉल्व होगा। ये ध्यान रखना, जहां पर भी लेबर एंड स्किल इन्वॉल्व होगा। ये कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? बेली, उसका एजेंट, फाइंडर ऑफ द गुड्स, प्लेजी, पार्टनर, अनपेड सेलर, ये सब लोग ये यूज कर सकते हैं। ये कौन सा लियन था? ये था पर्टिकुलर लियन। इसीलिए लियन का डेफिनेशन क्या लिखा है, टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स, यानी कि मैं, until the claim is satisfied, यानी कि 5,000 रुपए the same debt due to him is to be repaid। मतलब जब तक मैं पे ना करूं तब तक वो वेट करना पड़ेगा मुझे, वो गुड्स मेरे पास नहीं आएंगे, वो रिटेन कर सकता है। ये कौन सा था? सेक्शन 170। और 171 किसके बारे में? जनरल लियन। मैंने एचडीएफसी क्यों कट किया, एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल, क्योंकि जो 171 है ना, वो स्पेसिफिकली इन 5 लोगों के लिए। कौन 5 है? बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स एंड अटॉर्नी ऑफ लॉ। बैंकर्स समझते हैं, बैंक सर है। फैक्टर्स एक होता है ना, मैंने बताया था वसूली करने वाले। वार फिंगर्स अगेन सिमिलर होता है, आप सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा। पॉलिसी ब्रोकर्स एंड अटॉर्नी ऑफ लॉ, ये जो 5 लोग हैं यही एक्सक्लूसिवली सेक्शन 171 का यूज कर सकते हैं, दैट इज जनरल लियन का यूज कर सकते हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं ना, अब यही अगर मैंने राजू की जगह पे नाम चेंज कर देती हूँ मैं, अब एचडीएफसी, अब मैं डालती हूँ यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिखा तो क्या अब एचडीएफसी बैंक ये 50 लाख रुपए, भले ही मैंने रीपे कर दिया और लोन, क्या वो 10 लाख रुपए रीपे नहीं किए? इसीलिए क्या ये 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी भी अपने पास रख सकते हैं? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स अगेंस्ट द जनरल बैलेंस अकाउंट। जनरल बैलेंस अकाउंट है, आपको कोई कोई भी सिक्योरिटी किसी भी लोन के अगेंस्ट गिरवी रखी होगी तो आप यूज कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, ये एग्रीमेंट से साइन किया जाएगा, जो भी जिसका भी नाम होगा वही ये राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पे कोई लेबर स्किल का इन्वॉल्वमेंट होने की या ना होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये 5 नाम याद रखना, बैंकर, फैक्टर, वार फिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, सिर्फ और सिर्फ यही लियन का यूज कर सकते हैं। बस लियन का यूज करने का मतलब ये नहीं कि उनके पास ये राइट टू सेल आ जाता है, उनके पास सिर्फ राइट टू रिटेन यानी कि पोजीशन ऑफ द गुड्स वो रख सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? ये कौन सा था? सेक्शन नंबर 170, 171 एग्जाम में आ सकता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो फिर आपको डिफरेंशिएशन के तौर पे आएगा। डायरेक्ट आया कुछ भी आया तब भी आपको वो पॉइंट्स लिखने ही है। तो अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो 168, 169 फाइंडर ऑफ द गुड्स के बारे में, जो अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंडर ऑफ द गुड्स के बाद अभी कौन सा बचा? 170 एंड 171। ऐसे हाथ से लिखोगे सेक्शन नंबर आप भी तो याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। उसके बाद ये कौन सा था? पर्टिकुलर लियन के बारे में था। कौन सा? पर्टिकुलर लियन। ये कौन सा था? जनरल लियन। क्लियर है क्या? इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, बेलमेंट खत्म हो जाएगा इसके बाद। बट ठीक है, चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंडर ऑफ द गुड्स, सेक्शन नंबर 168, देख लो चुटर पुटर सेक्शन, सिंपल है। पहला, फाइंडर ऑफ द गुड्स मतलब उसको गुड्स मिलते हैं, हु फाइंड द गुड्स, सम ऑफ द गुड्स जो उसको बिलोंग नहीं करते, जो उसके नहीं है ओनरशिप में, उसकी ड्यूटी क्या बनती है, वो ट्रू ओनर को ढूंढे एंड उसको गुड्स को सरेंडर करे। ये हमने ये सेक्शन नंबर 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था। अब फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स क्या कर सकता है देखो, कैन स्यू द ओनर्स, कैन नॉट स्यू द ओनर, कब स्यू कर सकता है, कब केस फाइल कर सकता है, जब ओनर ने कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस किया होगा। बट वो ओनर को स्यू नहीं कर सकता जब उसने स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया है। मतलब क्या, जैसे अब ये बॉटल है, ये बॉटल पानी का है, तो ये जो पानी लॉस्ट हो जाता है, या जो मेरा फोन है S24 अल्ट्रा, अगर ये लॉस्ट हो गया तो मैंने रिवॉर्ड रख दिया, जो भी इस फोन को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 5,000 रुपए दूंगी। अगर मैंने स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस किया है, और अगर नहीं किया है तो, अगर नहीं किया है तो आप मेरे अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल नहीं कर सकते कि बॉस मुझे मेरा पैसा दो रिवॉर्ड का, क्योंकि मैंने अनाउंस ही नहीं किया तो क्या पैसा मांग रहे हैं आप। और अगर मैंने अनाउंस किया था स्पेसिफिक रिवॉर्ड 5,000 रुपए, तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। तो पहली बात, जब मैंने स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस किया तो पहला आपके पास रिवॉर्ड के लिए स्यू करने का राइट है, प्लस रिटेन करने का भी राइट है गुड्स को, जब तक मैं वो पैसा ना दूं। एंड यहाँ पे फाइंडर में रिटेन द गुड्स until compensated for the expenses which he has done voluntarily। अब ये जो expenses है किसकी बात हो रही है ध्यान से समझो। जैसे मेरे गुड्स या फोन की जगह पे मेरा पपी, मेरा कुत्ता, पपी मतलब डॉगी, पपी कुत्ता डॉगी, डॉगी की बात हो रही है। तो अगर अज्यूम करो मेरा जो डॉगी है वो आपको मिला, ठीक है, और उसको संभालने के लिए उसका खाने पीने का खर्चा आपने दिया था, ठीक है, तो वो एक्सपेंस के लिए आप मेरे डॉगी को तब तक रिटर्न नहीं करोगे जब तक उसका खाने का पीने का खर्चा मैं आपको ना दूं, ठीक है। तो जो भी खाने का उसका खर्चा है मैं आपको अगर दे देती हूँ तो आप लोगों को मुझे वो डॉगी वापस करना होगा, लेकिन उसके लिए आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ध्यान से समझना, मैंने रिवॉर्ड अनाउंस किया, मैंने रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया, अनाउंस किया हो ना अनाउंस किया हो, यू कैन रिटेन द गुड्स, यू कैन रिटेन द गुड्स, ठीक है। कब तक रिटेन करोगे, जब तक अगर रिवॉर्ड अनाउंस किया नहीं दिया तो, और अगर रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया था लेकिन आपने खर्चा किया ना खाने का, जब तक वो एक्सपेंस में आपको ना दूं तो पहली बात आप दोनों सिचुएशन में क्या कर सकते हो, गुड्स को रिटेन करो। लेकिन अगर मैंने अनाउंस किया था रिवॉर्ड, तब जाकर अगर मैंने आपको वो पैसा नहीं दिया तो आप मेरे अगेंस्ट केस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप केस नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएशन क्लियर। अगला पॉइंट, फाइंडर ऑफ द गुड्स में सेल ऑल्सो, कब सेल करेगा, ओनर कैन नॉट बी फाउंड, उसने बहुत रीजनेबल डिलीजेंस लगाया लेकिन ओनर ही नहीं मिला, या तो फिर ओनर मिला लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। और ये ध्यान से समझना है, जब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा उसके बाद ही आप लोग इस वाले कंडीशंस में जाओगे, ठीक है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, उन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होने के बाद आप जाओ अगले कंडीशन पे, क्या कि फाइंडर ऑफ द गुड्स में सेल अगर वो पेरिशेबल नेचर के होंगे गुड्स, और वो ऑलरेडी उसकी बहुत ग्रेटर वैल्यू लूज कर रहा है वो, और या फिर तुमने फाइंडर ऑफ द गुड्स ढूंढने के लिए, ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स तुमने स्पेंड किया है, ठीक है। ये फोन है 1.5 लाख का और तुमने ऑलरेडी 1 लाख का खर्चा कर दिया है मुझे ढूंढने के लिए, तो फिर तुम यू हैव अ राइट टू सेल द गुड्स, ठीक है। या फिर दूसरा सिचुएशन, गुड्स ऐसे है जो पेरिशेबल नेचर के है तो उसका वैल्यू भी और घट रहा है, तो इससे अच्छा तुम सेल कर दो चलेगा। बट ये ध्यान रखना, एक तो तुमने ट्राई करना है, ढूंढने की कोशिश करनी है, ट्रू ओनर को नहीं मिला, रीजनेबल डिलीजेंस लिया, और दूसरा ट्रू ओनर मिला तो सही लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा, तो फिर आप सेल कर सकते हो। बट सेल करते टाइम पे देखो पेरिशेबल एंड 2/3 ऑफ द वैल्यू, दोनों सिचुएशन पूरी होनी चाहिए। उसके बाद राइट ऑफ द बेलर ऑफ द गुड्स ऑलरेडी देख चुके हम लोग, एक तो टर्मिनेट का राइट है 153 डन, डिमांड बैक द गुड्स 159 डन, राइट टू स्यू द बेली, बेलर के पास राइट है कि वो बेली के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है कि तुम्हारे जो भी तुम्हारा मतलब गुड्स को रिटर्न नहीं किया या वॉटेवर, ऐसा करके आप स्यू करना चाहो तो कर सकते हो। कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो जब गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज होगा, मिक्स कर दोगे तो। एंड अब बचेंगे बस लास्ट के दो सेक्शन, हाँ लास्ट के दो सेक्शन है, फिर चिटर पिटर है। लास्ट के दो सेक्शन क्या है, राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर दैट इज द थर्ड पार्टी, सेक्शन नंबर 180 एंड 181 क्या बात कर रहा है, पहला बात करता है थर्ड पर्सन wrongfully deprives the payee, एनी इंजरी हो चुका है, डिप्राइव करना मतलब कि आप यूज करना या पोजीशन में रखा हुआ है एंड उसके चक्कर में कोई इंजरी हो चुकी है, रेमेडीज एज अ ओनर, both the parties have their respective interest, apportionment of compensation in suit। वाह क्या लिखा है, समझ में कुछ नहीं आया होगा, अब मैं समझाती हूँ ध्यान से समझ। सेक्शन 180
181, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। 180 ये बात कर रहा है कि सपोज मैंने, मेरी गाड़ी है जो आपको दी है यूज करने के लिए, ठीक है, होगा क्या, नॉन ग्रेचुइटियस बेलमेंट है, ठीक है, आप रेंट पे दी है, आप वो गाड़ी का यूज कर रहे हो और वापस कर दोगे। हुआ ये कि आपको एक पागल सा इंसान दिखा सड़क पे, वो मेरे गाड़ी पे पत्थर मारे जा रहा है, ठीक है, अब उसकी वजह से मेरी गाड़ी का नुकसान होगा, राइट है, मेरी गाड़ी का नुकसान होगा। तो इससे, ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि आप वो गाड़ी, मतलब बेली जो होता है वो यूज करता है या उस के गुड्स के पोजेशन में होता है, और कुछ भी इंजरी होती है बाय द थर्ड पर्सन ओनली, जो बेवड़ा जो सड़क पे चल रहा है उसके चक्कर में मेरी गाड़ी का नुकसान हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक रेमेडी है कि जैसे एज इफ यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स, आप उस गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप चाहो तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हो उस बेवड़े से, और जो भी बेवड़े से जो भी कॉम्पेंसेशन आएगा उसका आपका और मेरा जो प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा वो डिवाइड होगा। मतलब क्या, जैसे आपने खर्चा किया लॉयर का, केस फाइल करने का, और गाड़ी की कांच तोड़ने का नुकसान तो मेरा हुआ है, तो कांच का पैसा मैं ले लूंगी और बचा हुआ लॉफुल जो भी एक्सपेंसेस जो आपने करे होंगे वो आप ले लेना। तो आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप ही ओनर हो, ऐसे आप रिएक्ट करो। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन आपके, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट कुछ रॉन्ग कर रहा है, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर, बिकॉज आपकी ड्यूटी है कि आपने रीजनेबल केयर करना चाहिए। तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी कि आप ओनर हो, ऐसा करके आपको ट्रीट करना है। क्लियर है क्या? 180, 181, क्लियर। चलो अब चलेंगे आगे। अब हमारा कौन सा बचा, ये बीच वाले सारे 171 तक पहुंचे थे हम लोग, ठीक है। अब 180 एंड 181 किसके बारे में था रे? रॉन्ग डूअर के बारे में था, थर्ड पार्टी रॉन्ग डूअर, ओके, रॉन्ग डूअर। अब बीच वाले कहाँ गायब हो गए? तो बीच वाले जो है, यानी कि 172 से लेकर 179 के लास्ट कुछ सेक्शंस बाकी है, ये सारे हैं प्लेज के, ओके, फटाफट खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। इससे पहले एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं ना, एक चिटर पिटर टॉपिक है विदाउट एनी सेक्शन, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का। क्या लिखा है? पहला, बेलमेंट कब कब टर्मिनेट होगा? पहला, एक तो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, दूसरा जो भी पर्पस था वो खत्म हो गया, तीसरा नोटिस दे दी, याद है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अगर ग्रेचुइटियस है, नोटिस दे दिया बेलर ने बेली को एनी टाइम, तो कॉम्पेंसेट करो, शादी वाला एग्जांपल। और दूसरा, एट दूसरा नोटिस देकर बेली मेक्स इनकंसिस्टेंट यूज, तो फिर आप नोटिस दे दो और खत्म करो। उसके बाद डेथ हो गई ईदर ऑफ द पार्टी, बेलर की हो बेली की हो, बेलमेंट खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आगे लग गई गुड्स को, तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या गुड्स का नेचर ही चेंज हो जाता है, विच मेक द गुड्स इम्पॉसिबल टू बी यूज्ड फॉर द बेलमेंट। आगे लग गई, कुछ भी हो गया, वो मैंने गाड़ी दी थी आपको यूज करने के लिए, ऊपर से पेड़ गिर गया और पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई, तो फिर बेलमेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये 5 सिचुएशंस है, टाइम, पर्पस, नोटिस, डेथ एंड सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रक्शन। इन 5 सिचुएशन में बेलमेंट टर्मिनेट हो सकता है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो इग्नोर करके मत जाना, इसके बेसिस पे यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑल योर आंसर्स, ठीक है। नाउ लास्ट 2 पेजेस, ओनली 2 पेजेस बाकी, 3 पेजेस, ठीक है, चलो 3 पेजेस, लास्ट 5 और 6 सेक्शंस। प्लेज किसके बारे में बात कर रही है? प्लेज के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत क्विकली हो जाएगा। चलो, इतना टाइम हुआ है 56 मिनट, मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट होने आया है, बट हो जाएगा हमारा 5-10 मिनट और। प्लेज, प्लेज का मतलब क्या है? इट इज काइंड ऑफ अ बेलमेंट ओनली, बेलमेंट ऑफ द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द गुड्स। ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी है फॉर द पेमेंट ऑफ द गुड्स और द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। दो सिचुएशन, या तो आपने एज ए सिक्योरिटी दिया है, या तो सामने वाला आपके उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करे, इसके लिए आपने कोई गुड्स आपके पास बेलमेंट के तौर पे रखे हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे प्लेज। प्लेज में एक बंदा जो होता है उसे पॉनर या प्लेजर बोलते हैं, जो दूसरा बंदा होता है उसे प्लेजी या पॉनी बोलते हैं। ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 172 में। 172 में डेफिनेशन किसका दिया है? प्लेज का। इसके इसेंशियल क्या है? पहला, सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होना चाहिए। दूसरा, डेफिनेशन है इसेंशियल में, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तीसरा, गुड्स शैल बी इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस गुड्स होने चाहिए, फ्यूचर गुड्स में प्लेज नहीं होता है। एंड लास्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव, सिंपल। उसके बाद राइट्स ऑफ प्लेजी या पॉनी, ध्यान से, सेक्शन 173, टू रिटेन द प्लेज गुड्स बाय पॉनी। क्या लिखा हुआ है? रिटेन द गुड्स बाय प्लेजी और पॉनी। इसका मतलब क्या है? अज्यूम करो कि मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया था, उसके अगेंस्ट आपने मुझे सिक्योरिटी दी थी,
मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया था, उसके अगेंस्ट आपने मुझे क्या दिया है, सिक्योरिटी दी थी। अब क्या होगा, जो सिक्योरिटी आपने मुझे दी थी टू रिटेन द प्लेज गुड्स, गुड्स क्या है, प्लेज गुड्स क्या है हमारे एग्जांपल में, हमारे एग्जांपल में है प्लेज गुड्स इज गोल्ड, राइट। हमारे एग्जांपल के हिसाब से प्लेज गुड्स इज व्हाट, गोल्ड, गोल्ड बाय पॉनी, नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट, यानी कि आपने मुझे सिर्फ जो 10 लाख का लोन जो आपने मुझे लिया, मेरे से लिया था, वो रिपे नहीं किया है। सिर्फ वो नहीं, अगर उसका इंटरेस्ट भी अगर ड्यू होगा, उसके साथ साथ जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस मुझे करने पड़े वो भी ड्यू होंगे। तो जब तक आप वो पूरा का पूरा पैसा मुझे वापस नहीं करोगे, तब तक मैं गुड्स को रिटेन कर सकती हूँ। हमारे एग्जाम्पल में आप थे पॉनर, मैं थी पॉनी। आपने मेरे पास गोल्ड को गिरवी रखा था, तो गोल्ड को जो गिरवी रखा था, मेरे से लोन लिया था, जब तक लोन रिपे नहीं होता, उसका इंटरेस्ट, उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस, जब तक आप सब कुछ रिपे नहीं करते हो, तब तक आई कैन रिटेन द गुड्स। ये कौन सा था, सेक्शन 173, डन, सिंपल सिंपल सेक्शन, डन। अगला 174, टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स, मतलब क्या, 173 प्लस he can do so only when it has been provided in the contract। आपको याद होगा तो मैंने बोला था बेसिकली दिस पॉइंट इज नथिंग बट जनरल लियन, ठीक है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट जनरल लियन ओनली, कि ऐसा नहीं है कि जो भी गुड्स प्लेज किए गए हैं वो सिर्फ उसी लोन के अगेंस्ट गिरवी रखे हुए, जो उसी लोन के अगेंस्ट जो भी गुड्स आपने गिरवी रखे थे वो सिर्फ उसी लोन के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ मैं चाहूं तो आपने जो दूसरा लोन मेरे से लिया होगा उसके अगेंस्ट भी पहले लोन का जो सिक्योरिटी है वो भी मैं गिरवी रख सकती हूँ। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात मेंशन होनी चाहिए, इसलिए लिखा मैंने सेक्शन 173 प्लस। अगर आप लोग ये सब्सिक्वेंट डेट के लिए सेम गुड्स को, जो लोन में पहले वाले लोन के लिए जो गुड्स गिरवी रखे थे वो रखना चाहते हो, रखो, बस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। अगला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ भी किए तो पे कर दो। Owner has a right to receive from pony for any extraordinary expenses, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज में गुड्स है जो गिरवी रखे थे, गुड्स पर भी प्लेज होता है, तो गुड्स अगर आपने कोल्ड स्टोरेज में रखे थे उसका खर्चा मैंने दिया, तो मेरे पास राइट है कि मैं रिटर्न करके रख सकती हूँ, और मेरे पास ये राइट भी है कि मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ जब तक वो पैसा आप मुझे वापस ना करो। सेक्शन 175 डन। सेक्शन 176 इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना, ब्रिंग सूट अगेंस्ट द पॉनर एंड रिटेन द गुड्स एज अ सिक्योरिटी। मतलब क्या है, एक, अगर पॉनर मेक्स द डिफॉल्ट, आपने मेरे से लोन लिया 50 लाख का, आपने मुझे वो वापस नहीं किया, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 176 की, आपने मेरे से लोन लिया और आपने वो लोन 50 लाख का वापस नहीं किया, तो एक तो मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, दूसरा मैं जो भी आपने गोल्ड मेरे पास गिरवी रखा था मैं वो रिटेन करके रख सकती हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो सेल भी कर सकती हूँ। कब सेल करूंगी, लेकिन मैंने आपको रीजनेबल नोटिस देना चाहिए, मैंने आपको टाइम दिया था आप पे कर दो 1 साल में, आपने 1 साल में पे नहीं किया, फिर मैंने और आपको बहुत बार नोटिस भेजे आपके घर पे, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने हो गए, मतलब और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आप मुझे रिपे नहीं कर रहे हो, और मैं कंटिन्यूअसली नोटिस भेजे जा रही हूँ, भेजे जा रही हूँ, भेजे जा रही हूँ, मुझे वापस ही नहीं कर रहे मेरा पैसा, देन इन दैट सिचुएशन मुझे ये राइट है कि मैं क्या कर सकती हूँ, गुड्स को सेल कर सकती हूँ। बट ये ध्यान रखना, अगर मैंने गुड्स को सेल कर दिया आफ्टर द सेल प्रोसीड्स, तो फिर दो सिचुएशन होगी। अगर मुझे देखो 50 लाख का लोन रिपे करना था, ठीक है, उसके अगेंस्ट मेरे पास गोल्ड था, उस टाइम पे गोल्ड रेट बहुत हाई चल रहा था या तो लो चल रहा था। अब हुआ ये कि मुझे 50 लाख के लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी आपने मेरे पास रखी थी उसके अगेंस्ट मुझे सिर्फ 40 लाख ही मिले मार्केट से, लेस अमाउंट मिला, तो पॉनर इज स्टिल लायबल फॉर रिमेनिंग 10 लाख। लेकिन वही अगर मुझे मार्केट बहुत ऊपर चल रहा था गोल्ड का, मुझे 60 लाख रुपए मिल गए, तो जो भी एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए होगा वो मुझे आपको वापस करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे जब सरप्लस होगा 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा जो भी मुझे मिला वो वापस करो, 10 लाख कम मिला आप अभी भी रिस्पॉन्सिबल हो, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें होंगी 176, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला पॉइंट 177, right of the pawnbroker to redeem, right to redeem, if the pawnbroker makes the default in payment of debt or performance of promise at a stipulated time, 50 लाख रुपए नहीं दिए, he may still redeem the goods pledged at any subsequent time but before actual sale, redeem of the goods before actual sale, और मैं बात करती हूँ इस पे 2 मिनट, बट he must in that case पे द एडिशनल एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम हिज डिफॉल्ट। मतलब उनको क्या समझाना है ना, कि देखो बहुत बार क्या होता है ना कि आप जब भी सामने वाला लोन रीपे नहीं कर रहा है, ठीक है, या तो आपने 50 लाख रुपए रीपे नहीं किए या प्रॉमिस नहीं पूरा किया ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम, तो मैं क्या कर दूंगी ना, मैं आपके जो भी गुड्स है उनको रिडीम करूंगी। देखो कई बार ऐसा होता है कि
आप लोगों का जो सेल का टाइम होता है ना वो क्या बोलते हैं ना, एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें लिखी होती है और कुछ चीजें नहीं लिखी होती है। तो आपको दो चीजें हैं, एक तो 176 के हिसाब से अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया तो क्या, और दूसरा यहाँ पे मैं जब चाहूँ तब रिडीम करके ले सकती हूँ। बट ये ध्यान रखना है, फॉर प्लेज फॉर एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल। मतलब क्या है कि मेरा आपने 50 लाख का सिर्फ लोन रिपे करने के अगेंस्ट नहीं, आपने मेरे से दो लोन लिए थे, एक 50 का एक 30 का, ठीक है। तो 50 लाख तो छोड़ ही दो, 50 लाख तो आप नहीं कर रहे, 30 लाख भी नहीं कर रहे, तो मैं चाहूँ तो 30 लाख को रिकवर करने के लिए भी आपकी जो सिक्योरिटी है जो 50 लाख के अगेंस्ट मुझे मिली थी उसको रिटेन करके रख सकती हूँ। उसके अलावा ड्यूटी ऑफ पॉनी क्या है? ड्यूटी ऑफ पॉनी है not to make unauthorized use, not to mix the goods, not to make inconsistent use, and किसकी, पॉनी की ड्यूटी क्या है? टू टेक केयर द रीजनेबल, टू टेक केयर ऑफ द रीजनेबल, टेक केयर ऑफ द गुड्स, रिटर्न कर दो परफॉर्मेंस होने के बाद, और गुड्स पेमेंट कर दो, जो भी है बेसिक है पढ़ के खत्म कर देना, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ड्यूटीज ऑफ ऑनर क्या है? पे कर दो, परफॉर्म कर दो, डिस्क्लोज कर दो अगर कोई फॉल्ट है तो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे तो पे कर दो, इंडेमनीफाई कर दो, डिफेक्टिव टाइटल को सेट मत करो, अगर डेफिसिट होगा तो सेल करने के बाद तो प्रीपे कर दो। तो ये ड्यूटीज है मतलब रिकवर करने के बाद। तो पे डेफिसिट इफ पॉनी सेल द गुड्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ ड्यूटीज ऑफ बेलर बेली। ये इतना कुछ खास है नहीं, इस पर ज्यादा फोकस मत करना। फोकस कहाँ करना है मैं बता देती हूँ। एक तो ये 173 174 साथ में एंड 176, यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना। इसके बाद बात करेंगे 178, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है क्योंकि ये काइंड ऑफ सेल बाय नॉन ओनर्स को मैच करता है, ठीक है। ओनली ओनर्स और अथोराइज पर्सन हैज द राइट टू प्लेज द गुड्स। मेरे गुड्स होंगे तो मैं ही प्लेज कर सकती हूँ, राइट। मेरे बिहाफ पे आप लोग जाके, हाँ मैम के ही तो गुड्स है, मैम के गुड्स मतलब हमारे गुड्स, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा गोल्ड, मेरे पास जितना भी गोल्ड है, अज्यूम करो मेरे पास 10 किलो का गोल्ड है, वो मेरा गोल्ड है, मैं ओनर हूँ उसकी। आप क्या बोल रहे हैं मैम के 10 किलो मतलब हमारे ही 10 किलो का गोल्ड हुआ ना, तो हम प्लेज कर देते, नहीं चलेगा। क्लियर, पहला पॉइंट तो नहीं चलेगा। बट ऐसे कुछ सिचुएशन है, एक्सेप्शन है, जहां पे भले ही आप नॉन ओनर हो फिर भी आप गुड्स को प्लेज कर सकते हो। कौन कौन से? पहला मर्केंटाइल एजेंट, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। पहला मर्केंटाइल एजेंट, क्या लिखा हुआ है देखो, इन केस ऑफ द, पहला इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दूसरा एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तीसरा विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। तीसरा क्या लिखा हुआ है? विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। चौथा, पॉनी एक्टेड इन द गुड फेथ एंड हैज नो नोटिस, एंड हैज no notice of authority of the pawner, that is valid pledge माना जाएगा। that is pawner has the authority to pledge। इसका मतलब क्या है? अज्यूम करो कि मैंने आपको मेरी BMW दी थी, और एक्चुअल में मैंने सर्विसिंग के लिए दी थी, ठीक है, सर्विसिंग के लिए दी थी। आप तो सर्विसिंग नहीं करोगे, तो सर्विसिंग के लिए मैंने दी थी। अब वो BMW में उसने क्या किया, जिसको मैंने सर्विसिंग के लिए दी थी, उसने, देखो वो क्या करता है ना, एक्चुअल में वो सर्विसिंग के साथ साथ सेकेंड हैंड कार्स भी बेचता भी है, ठीक है, रीसेल भी करता है। तो उसने क्या किया सुनो, मतलब रिपेयर एंड सेकेंड हैंड कार्स का सेल ये भी करता है वो। उस होशियार ने क्या किया, मैंने उसको गुड्स दिया था, ठीक है, तो पहली बात तो पोजीशन ऑफ द गुड्स में था, हाँ। दूसरा, मैंने उसको बोला था यार मुझे बेचना भी है, सर्विसिंग तो तू कर ही दे, लेकिन मुझे बेचना भी है, तो तू ये डॉक्यूमेंट्स रख ले तेरे पास कि देख कोई आया अगर किसी को दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट्स तो दिखा देना, मुझे सेल करना है। तो या तो पोजीशन में था या तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में था, ठीक है। दूसरा, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वही करता है, सर्विसिंग सेकंड हैंड का बेचना। तीसरा, कंसेंट ऑफ द ओनर, मैंने उसको कंसेंट दिया था। तो उसने क्या किया होशियार ने, उसने वो गाड़ी को जो भी मैंने उसको दी थी, वो सर्विसिंग के टाइम पे ही उसके दोस्त को, उसकी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए दे दी, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए दे दी। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात, अगर ऐसा हुआ कि उसने अपनी, मैंने जो उसको गाड़ी दी थी वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए उसके दोस्त को दी, तो इसका मतलब पहली बात बेलमेंट का गलत यूज हुआ है, ठीक है। मतलब मैंने आपको गुड्स जो दिए थे सर्विसिंग के लिए वो आपने किसी और को दे दिए, तो इन दैट मीन्स आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया बेलमेंट के अंडर। लेकिन वही अगर आपका 5 लाख का 50 लाख का लोन था जो रीपे नहीं हो रहा था, अब ये जो 50 लाख का लोन जो रीपे नहीं किया था आपने, उसके अगेंस्ट आपने मेरी गाड़ी को दे दिया उसको, तो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आप सामने वाले को पता नहीं था? ही एक्टेड इन द गुड फेथ। तो जब वो 50 लाख रुपए आपके रीपे करने के लिए आपने मेरी गाड़ी बेची, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी थर्ड पर्सन था, मतलब जो तीसरा वाला बंदा था,
जो कि बैंक वाला बंदा था, वो क्या हो गया, वो आप उनको क्या लगा कि आप मेरे ही एजेंट हो, इसलिए आप वो गाड़ी बेच सकते हो, इसलिए आपने वो बेची। तो फिर उनको गुड टाइटल मिलेगा, वैलिड प्लेज माना जाएगा। पॉनर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज, एक्चुअल में आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, बट फिर भी आपने दूसरा प्लेज किया। मैंने आपको प्लेज किया था मेरा गाड़ी, आपने दूसरा प्लेज किया, तो ये जो प्लेज है इसके, ये तो नॉर्मल वैलिड प्लेज था, लेकिन आपने जो दूसरा प्लेज किया वो वैलिड, तब भी वैलिड माना जाएगा। क्यों वैलिड माना जाएगा? क्योंकि वो जो दूसरा मतलब बैंकर जो है, वो जो पॉनी जो बने हैं, वो एक्टेड इन द गुड फेथ, एक्टेड इन द गुड फेथ पे पूरा खेल बदल जाता है। इसके अलावा पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 178, सिमिलर केस है, फ्रॉड किया, कोर्सन किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, अंडू इन्फ्लुएंस से आपने मेरी कोई भी प्रॉपर्टी हड़पी है, एंड आप, मैंने अभी तक, ये बस ये ध्यान रखना, ये वर्ड चाहिए, नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया है, और आपने उससे पहले ही किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी, आपने उससे पहले ही वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, देन इन दैट सिचुएशन सामने वाला, बिकॉज वो एक्टेड इन द गुड फेथ था, उससे टाइटल अच्छा ही मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, गुड फेथ में होना चाहिए। क्लियर है? उसके अलावा प्लेज वेयर द पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब समझो क्या होता है ना, एक्चुअल में पॉनर इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स, तो प्लेज इज वैलिड बट ओनली टू द एक्सटेंट जितना आपका इंटरेस्ट है। मैंने आपको फोन दिया था, चलो मान लो मैंने आपसे लोन, अब मैं आपसे लोन लेती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों से लोन लिया था, अज्यूम करते हैं मैंने आप लोगों से लोन लिया था 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख के अगेंस्ट मैंने आपके पास गिरवी कितने का फोन रखा है, 1.5 लाख का फोन गिरवी रखा है। अब ध्यान से समझना, फोन की वैल्यू भले ही 1.5 लाख हो, लेकिन मैंने आपसे लोन कितना लिया, 1 लाख। आपने क्या किया, मैंने जो आपको फोन गिरवी रखा था, आपने किसी और को गिरवी रख दिया, ठीक है, और उससे पैसा ले लिया। अब मैंने जब आपको 1 लाख रुपए वापस किए, तो आप बोल रहे हो उससे जाके, अब जब आपने, और हाँ, जब हुआ है, चलो लिख ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक है स्टूडेंट, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ हूं मैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने जब आप लोगों से लोन लिया वो 1 लाख का लिया है, ओके, और गिरवी रखा हुआ प्रॉपर्टी कितने का है, 1.5 लाख रुपीज का मैंने सिक्योरिटी दिया हुआ है आपको। आपने क्या किया, ये लोन नंबर 1 था, ओके। आप लोगों ने अब एज ए स्टूडेंट क्या किया, आपको पैसों की जरूरत थी, आपने, मैंने जो आपको फोन दिया था उसको गिरवी रख दिया, 1.5 लाख का फोन, और उस फोन के अगेंस्ट आपने 2 लाख का लोन लिया किसी और से, या एचडीएफसी बैंक से ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं गई एचडीएफसी के पास, एचडीएफसी बोला बैंक मेरा जो सिक्योरिटी है वो वापस कर दो, मैंने 1 लाख रुपए वापस कर दिए, तो बोलेंगे हमारे पास तो हमारे पैसे आए नहीं अभी तक, 2 लाख रुपए हमारे बाकी है, 1 लाख रुपए, और मैं 1 लाख रुपए लेके गई, बचा हुआ 1 लाख और कौन देगा? तो आपको ये समझना है, ऐसे सिचुएशन में जब भी लिमिटेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, वैल्यू कितनी भी हो गुड्स की फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना वैल्यू का आप लोगों से लोन लिया था, जितने वैल्यू के लिए वो गुड्स प्लेज हुए थे, उतना ही आपका इंटरेस्ट है, और उतने ही इंटरेस्ट के लिए आप किसी और को वो प्लेज कर सकते हो। उतने ही इंटरेस्ट मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट, प्लेज बाय को ओनर इन पोजीशन ओन्ड बाय मेनी, बहुत सारे लोग हैं तो एक का कंसेंट है काफी है। उसके बाद प्लेज बाय सेलर, को ओनर एक एक भी अगर प्लेज कर देता चलेगा। ये सारे नॉन ओनर्स की बात हो रही है, मतलब एक तो मर्केंटाइल एजेंट, दूसरा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक रिसाइन नहीं हुआ, तीसरा लिमिटेड इंटरेस्ट है, चौथा को ओनर्स है, पांचवा सेलर और बायर जिसको भी प्लेज किया है, तो सेलर पोजीशन आफ्टर द सेल, बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, अगर पोजीशन मिल जाता है और सामने वाला गुड फेथ में, बस बात खत्म, गुड फेथ में हो गया, बात खत्म हो गई। एंड लास्ट इज डिफरेंशिएशन, जो आप इजीली पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने लिख के दे दिया है, ठीक है। इसके साथ हमारा सेशन यहीं पर खत्म होगा, यूनिट नंबर 8 का। अब आखिरी जो भी यूनिट नंबर 9 का था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था, वहां से देख लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।